नमस्कार। कल मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से धीरे धीरे हम लोगों की वापसी यानी यूएन मिशन की कोसोवो से वापसी का समय आ गया था। पॉलिटिकल जो सिस्टम है कोसोवो का, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो कोसोवो का था, उन लोगों ने, पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर ये डिमांड रखी कि अब यूएन का कोई यहाँ पर काम नहीं रह गया, अब यूएन को यहाँ से चले जाना चाहिए। पीस कीपिंग मिशन को वहाँ से वापस करने पर राजी तो हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि आप सब कुछ अपने से संभालने लगेंगे। यूरोपियन यूनियन के माध्यम से हम आपको, आप पे नज़र रखेंगे और यूरोपियन यूनियन आपकी बहुत तरह से मदद भी कर पाएगा। उतनी मॉनेटरी मदद संयुक्त राष्ट्र संघ से शायद संभव ना होती। इस पर वो सभी तुरंत राजी हो गए और फिर एक डेट फिक्स कर दी गई कि फला तारीख को यूएन मिशन वापस चला जाएगा और इसको टेक ओवर कर लेंगे यूरोपियन यूनियन वाले। मैंने पहले ही आपको बताया था कि यूलेक्स नाम से उस मिशन का नाम यूलेक्स रखा गया था। हम लोग अब सितंबर अक्टूबर में धीरे धीरे हम लोगों के पास लिस्ट आने लगी कि जब ये मिशन शुरू हुआ था तो कौन कौन सा सामान यूएन मिशन हेडक्वार्टर से अलग अलग कार्यालयों को दिया गया था। सामान्य रूप से उसमें कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स और प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन अगर है और किसी किसी यूनिट्स में जो फायर आर्म दिए गए थे उनके बारे में सूचियां भेजी गई कि ये सब आप धीरे धीरे कलेक्ट करेंगे और ये स्वयं हेडक्वार्टर पे आके अलग अलग जो काउंटर बने हुए हैं उन पे रिसीव कराएंगे। रिसीव करा के आपका जो सिस्टम पर यानी आपके कंप्यूटर पे जो सामान आप रिसीव कराएंगे वो उस पर से डिलीट हो जाएगा। शेष बचे हुए सामानों को आप ढूंढेंगे, ढूंढ के आप फिर उसे देंगे और जब तक यूएन आपको एनओसी नहीं देगा आप वापस नहीं जाएंगे। खैर, एक बात ये हुआ कि भाई कुछ चीज़ें रोक ली जाए, यहाँ महीने 2 महीने और रुका जाए, लेकिन थोड़े दिन बाद ही उसका भी करेक्शन आ गया कि अगर आप कोई सामान वापस नहीं देते हैं तो आपका जो एमएसए, जो आपको जो यहाँ यूएन आपका मेहनताना आपको देता है, जो बहुत बड़ी रकम है, उसमें से उसकी कॉस्ट की कटिंग की जाएगी और तभी आप अपने समय से यहाँ से जा सकते हैं। अब वो धीरे धीरे इसका शुरू हुआ जमा करने का सिलसिला। पहले उसमें फ़ेज़ वाइज बता दिया था कि जो ऑफिसर्स हैं उनके पास का सामान सबसे बाद में, और जैसे जो गश्त या राउंड के कार्य में लगे रहते हैं उनका, बैरियर्स पे जो लगे रहते हैं उनका, पुलिस स्टेशंस पे जो लगे रहते हैं उनका सामान, उसकी एक कैटेगरी थी कि ये सामान सबसे पहले वापस होंगे। मतलब इस लेवल के अधिकारियों को सबसे पहले सामान वापस करना पड़ेगा और उसके बाद के सबसे सीनियर लेवल जाने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अपना सामान वापस करेंगे, लेकिन उसको इकट्ठा करके रखेंगे। ऐसा ना हो कि आप वहाँ सामान न जमा करें, आपके एक कोटे में वो सामान चढ़ा रहे और फिर जब आपको फाइनल पेमेंट किया जाएगा आपके वेतन का या आपके दैनिक भत्ते का, उस समय उस वेतन में से उसकी कॉस्ट को कट कर लिया जाएगा, उसमें से उसे निकाल लिया जाएगा। खैर, हम लोग भी अब मेंटली अपने आप को तैयार रखा था। फिर ये हुआ कि अंतिम महीने में छुट्टी नहीं मिलती, अंतिम महीने के पहले 10-12 दिन की और छुट्टी मिल जाएगी, 3-4 महीने 5 महीने की, तो एक चक्कर और यूरोप में और जो बचे हुए देश हैं वहाँ पर हम लोग लगा लेंगे। लेकिन इसी बीच में घर से यानी लखनऊ से यानी भारत से ये सूचना आई कि पिताजी की मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है और वो लखनऊ के विवेकानंद हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। मेरे पास कुल 6 दिन की छुट्टियां अब तक इकट्ठा हुई थी और एक संडे आने वाला था, उस संडे का हमने इंतज़ार किया और मंडे से छुट्टी अप्लाई करके 7 दिन की छुट्टी लेकर मैं भागता हुआ लखनऊ पहुंचा। वहाँ से सीधे मैं विवेकानंद हॉस्पिटल पहुँचा। मेरे सभी परिजन, सभी परिवार के लोग, निकट संबंधी सब वहाँ पे थे। वहाँ चूँकि बहुत लंबे समय में लखनऊ रहा तो वहाँ लोगों से बातचीत करके, डॉक्टर से बातचीत करके और थोड़ा सा जब स्टेबलाइज हो गए पिताजी हमारे, तो फिर अपने नियत समय पर फिर मैं वहाँ से वापस आने लगा
वापस आते समय अब बहुत कुछ ले जाने के लिए नहीं था, लेकिन इस बीच में जब ये तय हो गया और पूरा माहौल मिशन में बन गया कि वहाँ पर तैनात जो 3-4 हज़ार पुलिसकर्मी हैं 32 देशों से, जिनका जिनका ख़त्म हो रहा था टर्म और वो जा रहे थे धीरे धीरे, नया कंटिंजेंट उन देशों से नहीं आ रहा था, तो अपनी याद के लिए या उनके साथ बीते हुए पलों को याद रखने के लिए वो सब एक दूसरे से एक हफ्ते तक मिलने जुलने का कार्यक्रम होता था। हर ऑफिस में जाते थे और जो अलग अलग कंटिंजेंट हैं उसका जो उसके जिस फोर्स से वो है, जिस स्टेट से है या जिस कंट्री से है, उसका एम्ब्लेम जो होता था, जो वर्दी पे लगता था, वो एक्सचेंज किया जाता था। और जाते समय वो जब आते थे तो वो अपना जो कैप के ऊपर उनका जो निशान होता है वो एक जो जरी के काम का किया हुआ, शोल्डर पे जो बैज होता है वो अलग अलग वो लेके आते थे, अपना देते थे। और हम लोग अपना जो यूपी पुलिस का हमारा शोल्डर बैज होता था वो हम उनको देते थे। और आते समय वहाँ से मैंने कुछ कुछ, जैसे फ्रांस और जर्मनी के लोगों ने अपने मेटेलिक जो उनके पिक्यूलियर जो उनका इंडिकेशन है कि वो फलां पुलिस के हैं, उसका जो मेटल का ताज जैसा होता था उसको अच्छे से किसी छोटी सी डिब्बी में प्रेजेंट करने के लिए ले आते थे। वो अब भी मेरे पास बहुत संभाल कर मैंने उसे रखा है इतने दिनों के बाद भी 13-14 साल के बाद भी उसको खूब अच्छे से, कि उसमें कहीं नमी न चली जाए, कहीं दीमक न खा जाए या कहीं ऐसी जगह न रखा रहे जहाँ पे कभी कोई सीलन विलन की वजह से उसके कलर में अंतर आ जाए। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सुंदर सुंदर छोटी छोटी चीज़ें, वो जो यूनिफॉर्म का कोई पार्ट ऐसा जो कि याददाश्त के रूप में रहे, वो दिया जाता था। ऐसा जब मैं पहली बार वापस आ रहा था तो उस समय तक ये तय नहीं था कि ये मिशन कब तक रहेगा और सब लोग चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं था। और ये भी किस्से कहानी थी कि कुछ लोग चले गए थे यहाँ से मिशन अपना कंप्लीट करके, लेकिन उनके साथ के जो लोग नए बैच में यहाँ आए थे उनसे वो कुछ गिफ्ट का सामान सबके लिए अलग अलग भेज दिया करते थे और वो कुछ वो आके उनको दे दिया करता था कि वो ये उनकी यादों की निशानी उनके पास बनी रहे। उस समय मैंने भी लखनऊ में जो जैन ज्वेलर्स हैं उनसे संपर्क किया। मैंने कहा कि वो जो आप ज्वेलरी के लिए छोटी सी लाल रंग की डिब्बी देते हैं जिसमें आपका नाम वाम छपा रहता है, तो अगर वो सादे बिल्कुल मिल जाएं जिनमें या तो यूपी पुलिस इंडिया लिखा हो और या सिर्फ यूपी पुलिस लिखा हो, तो ऐसा अगर मिल जाए तो उसी के भीतर जो हमारे यहाँ शोल्डर पर लगाने वाला अशोक स्तंभ होता है चमकीला स्टील का, उसको एक एक रख के वो उनके लिए गिफ्ट देने के लिए बहुत सुंदर भी लगेगा। और वो जहाँ जैसे अंगूठी के छोटे बॉक्स में बीच में थोड़ा सा कटा हुआ रहता है जिसमें अंगूठी भीतर तक डाल दी जाती है, वो उसमें से हिलते नहीं हैं, तो वैसे ही इस बैच को उसी में डाल के उन्हें दिया जा सकता था। तो ऐसे जो 5-6 लोगों ने जो जा रहे थे हम लोगों को उस समय पहली ट्रिप में जब मैं भारत आया था, तो जो उन्होंने दिया था तो उनके हिसाब से 10-15 मैंने बनवा के और मैं ले गया था वहाँ। लेकिन जब बड़ी संख्या में लोग आने लगे तो ऐसा लगा कि ये 10-12, अच्छा जो ले जाता था वो बताता ज़रूर था कि साहब देखिए ये इंडियंस ने दिया है, ये पाकिस्तानियों ने दिया है, ये नेपाल के लोगों ने दिया है और ये बांग्लादेश के लोगों ने दिया है। तो उसका साथी या अगला व्यक्ति भी ज़रूर कोशिश करता था कि उसे भी ये अपनी याददाश्त के लिए ये चीज़ें अगर मिल जाएंगी तो अच्छा होगा। तो वो इसी आशा में जाते समय मिलने के लिए बस जस्ट टू से हेलो या कॉफ़ी या चाय के लिए आते थे। तो बुरा भी लगता था क्योंकि उस समय हमारे पास कुछ एक भी पीस उस तरह का बचा नहीं था। वापस जब मैं आया तो पहले ही मैंने जैन ज्वेलर्स में संपर्क करके और उन्हें बताया कि भाई अब की बार मुझे 20-25-30 जो भी हो सके वो खाली डिब्बियाँ दे दें, और जहाँ हमारी यूनिफॉर्म का सामान मिलता है 35 बटालियन के सामने, वहाँ से वो मैंने अशोक के स्तंभ 15-20 ले लिए थे और उन्हीं को दे दिया था। वो उसमें बाकायदे उसे लगा के और उसमें ऊपर जो उनके दुकान के पते की प्रिंटिंग होती है उसकी जगह उत्तर प्रदेश पुलिस इंडिया करके इंग्लिश में लिखा हुआ, नीचे मेरा नाम लिखा हुआ, वो उन्होंने बना के दिया था। वो मैं वहाँ तक ले गया था। वहाँ लोग धीरे धीरे निकलते रहे, जाते रहे और वहाँ पर फिर हम इसको देते रहे।
पॉलिटिकल एक्टिविटी भी वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और ऐसा लग रहा था कि जैसे ही हम लोग जाएंगे 2009 में या 10 में यहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन से संबंधित जैसे हमारे यहाँ बैनर पोस्टर और तमाम चीज़ें लगती हैं वहाँ भी लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि इलेक्शन की कोई डेट उस समय डिक्लेयर नहीं हुई थी। कल समाप्ति के समय मैंने आपको जैसा बताया था कि 2011 के इलेक्शन में, बल्कि 2010 के इलेक्शन में आतिफ़ेते जगजया ये वहाँ की राष्ट्रपति चुनी गई, जो हम लोगों के बीच की थी। कोसोवो पुलिस की एक अधिकारी थी और हम लोगों से बहुत उनका आना जाना था और बहुत संजीदा, बहुत डिसेंट। इतना मुझे नहीं पता था कि उस महिला अधिकारी की इतनी पॉलिटिकल समझ है और इतनी पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी उसकी उस देश में है कि वो देश की निर्वाचित राष्ट्रपति बन जाएगी। लेकिन हाँ, बातचीत में एक चीज़ और बताऊँ मैं उसके बारे में, वो इंडियंस के बारे में उसकी धारणा बहुत अच्छी थी। एक तो कंप्यूटर्स के ज्ञान के बारे में जो वो कहती थी, दूसरा उसने ये बताया कि साहब आपके यहाँ जो पामिस्ट होते हैं वो कैसे पामिस्ट्री को पढ़ते हैं। वो बराबर अपने कंप्यूटर पे, गूगल पे जाके पामिस्ट्री के बारे में पढ़ती रहती थी कि कैसे हाथ को देख के कोई किसी के बारे में बता सकता है। उसे बड़ा अजूबा लगता था। वो बहुत ढेर सारी चीज़ें वो आके पूछती थी, मुझसे भी पूछती थी और जो इंडियन उनको मिलते थे उनसे भी पूछती थी। तो उसे बहुत अच्छा सा ज्ञान हो गया था और कभी कभी वो दूसरों का हाथ भी देख के बताया करती थी कि ये लाइफ लाइन है इसकी, ये हार्ट लाइन है इसकी, ये इसकी लक लाइन है और ये माउंट्स हैं, ये सब वो बताया करती थी। ये उसकी जानकारी थी जो उसने आउट ऑफ इंटरेस्ट उसका जो वो था। और वो कहती ये थी कि ये भारतीयों का ये गणित है या भारतीयों की का ये विज्ञान है और भारतीय ही इसको करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है इसे। हालांकि वो बार बार ये भी कहती थी कि हमारे यहाँ इस्लाम में ये वाजिब नहीं है या ये इसकी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन इट इज़ ए साइंस और हमें किसी भी साइंटिफिक, वो खुद भी साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट रही है, तो उसने कहा लेकिन चूंकि ये साइंस है मैं इसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। उसने मुझे, जब मैं जा रहा था पहली बार, इवन दूसरी बार भी, तो उसने कहा था कि इंग्लिश में अगर इसका कोई साहित्य उपलब्ध हो तो आप हमें भेजिएगा। तो कीरो की एक किताब जो न्यूमरोलॉजी पे है, एस्ट्रोलॉजी की न्यूमरोलॉजी जो शाखा है, वो मैंने यूनिवर्सल से ख़रीदी थी और एक पामिस्ट्री की किताब वहाँ मिली थी, शायद स्वामी सदानंद या स्वामी सम उनकी थी, सम साउथ इंडियन पामिस्ट, बड़े पामिस्ट हैं, उनकी थी वो, मैं उसके लिए ले गया था। और जैसे ही मैं पहुंचा उसे जानकारी हुई, फ़ौरन आतिफ़ेते ने हमसे फ़ोन पे संपर्क किया और कहा कि मेरी किताब आई है। मैंने कहा बिल्कुल आई है। किताब मैंने उसको प्रेजेंट की, उस पर लिखा और फिर वो अचानक बोल पड़ी कि आपको भी कोई इस तरह की जानकारी है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। जो सामान्य जितनी बात आप जानती हैं उतनी बात मैं भी जानता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलन है। आप देखिए, अगर आप किसी इम्पॉर्टेंट जगह पे हैं तो हफ्ते में या महीने में एक आध कोई आदमी ज़रूर आ जाएगा जो आपके बारे में अचानक बिना आपसे इजाज़त लिए हुए बताने लगेगा कि साहब आपका तो भाग्य बड़ा अच्छा है और साहब आप जहाँ रहेंगे बड़ा नाम होगा। ऐसी कॉमन सी बातें जिनको गलत नहीं, मतलब दोनों एंड उसके खुले हुए हैं, हो जाए तब भी ठीक है, ना हो जाए तब भी, इस तरह से कह के इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ वाकई बहुत जानकार होते हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसकी पढ़ाई होती है और इसकी बाकायदे डिग्रियां दी जाती हैं। तो वो उसका इंटरेस्ट था। लेकिन वहाँ सैम भी बैठे हुए थे। सैम बराबर इस सिलसिले में बात करते थे और उसकी इस जानकारी के लिए, उसकी इस प्रतिभा के लिए, या ये कह लें उसके इस इंटरेस्ट के लिए, उसकी बड़ी सराहना सैम करते थे। सैम सबसे बुज़ुर्ग हमारे यहाँ सदस्य थे। हम लोगों के ऑफिस में जो 10-12 लोग थे, सबसे बुज़ुर्ग थे और सबसे वेल बिहेव्ड थे। और वहाँ पर अमेरिकन स्टेट, शायद मिनेसोटा या दूसरा सम पुलिस करके एक स्टेट है वहाँ पर, वहाँ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी थे।
तो वो बराबर कहते थे कि आखिर उनको क्यों इतना इंटरेस्ट आता है, और वी डोंट बिलीव इन इट, हम लोग इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं, लेकिन ये महिला इस पे यकीन करती है, शायद इसीलिए बार बार ये इसके बारे में जानकारी करती है और आके तुमसे पूछती है। खैर, उसकी जानकारी के बाद मैंने भी थोड़ी बहुत नेट पे जानकारी हासिल की, और जो लोग संपर्क में हमारे रहते रहे यूनिवर्सिटी के पीरियड से, बहुत से लोग हैं जो शौकिया ये काम करते थे और मोटी मोटी चीज़ें जो किसी के हाथ में देख के बताई जा सकती हैं वो बताया करते थे। तो मैंने भी वहाँ हाथ आजमाया जब खाली थे। पहले सैम का देखा, तो सैम को मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो इस तरह की थी बताई गई, कुछ सही हुई कुछ गलत हुई, और जिसके गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है या ज़्यादा रहती थी उसको बताना ही उचित नहीं समझा मैंने। जो ठीक ठीक बातें थी वो बताई गई। तो उसे भी एक दिन पता लगा, वो आई, उसने कहा कि किताब जो आप ले आए हैं बहुत अच्छी किताब है, और एक के लिए बताया उसने, जो पामिस्ट्री वाली थी वो उसने पूरी पढ़ ली थी, और उसने ये कहा कि बहुत ही कोई उनका नंबर मिले। तो फिर मैंने कहा मुझे तो पता नहीं कि ये जीवित भी हैं कि पुरानी किताब है, एडिशन पुराना था किताब का। बहरहाल उसने कहीं से जानकारी की होगी, उसमें जो भी एड्रेस दिया होगा उस पर कोई चिट्ठी पत्री भेजी होगी, और कहीं ना कहीं से वो किसी के संपर्क में ज़रूर थी, क्योंकि ज़्यादा जानकारी उसके पास हो गई थी। फिर उसने सैम ने उस दिन कहा कि भाई पांडे जी भी देख लेते हैं हाथ। तो पहले तो उसने नाराज़गी भरे उसमें कि मैंने इतना आपसे पूछा और आपने कभी बताया नहीं। कि मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ, ये सैम इनकी मोहब्बत है ये कह रहे हैं, और बस ऐसा चलता फिरता। तो खैर उसने भी कुछ जानकारी करने की कोशिश की कि मेरी लाइन ये यहाँ पे टूटी हुई है, यहाँ कटी हुई है, लेकिन उस समय न तो उसने कभी ये इंगित किया कि वो पॉलिटिकल मतलब राजनीति में जाएगी या राजनीति में जाना चाहती है, इसलिए वो ये जानना चाहती है कि हम वहाँ सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, और न मैंने कभी पूछा, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक पुलिस अफसर, रेगुलर पुलिस अफसर कोसोवो पुलिस की, वो किसी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। मैंने जब इसका मेल आया था प्रधानमंत्री बनने के बाद, एटिफिटे जग्यागा जे को अगर आप वाई पढ़ेंगे तो ये जग्यागा थी, इसका जो मेल आया था मुझे बहुत खुशी हुई थी, मैंने जवाब भी दिया था। और उसी दिन मैंने 2011 या 12 में मैंने एक फ़ेसबुक पोस्ट भी की थी, जो हमारी उसके साथ जो फ़ोटोग्राफ वहाँ कोसोवो की थी उसको ढूंढ के मैंने उसे पोस्ट किया था। आज मैं उसका लिंक आप लोगों को नीचे पब्लिक कमेंट में भेजूँगा, आप भी उसे देखिएगा कि वो महिला जिसके बारे में और भी लोगों ने पूछा था, मैंने पिछले उसमें भी बताया था, तो वो है। आज उसका जिक्र करना इसलिए बहुत मौजूद था, आज उसका जिक्र करना इसलिए बहुत ज़रूरी था कि आज ही कोसोवो से एक मेल आया मेरे पास। वहाँ के पुराने हमारे मित्र हैं इमामी, जो वहाँ बहुत छोटा सा एक उन्होंने ग्रॉसरी स्टोर खोला था, लेकिन अब शायद वहाँ के बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं। चालू टाइप के वो उस समय भी थे, तरह तरह की वो बिज़नेस वाली बातें ही करते थे। तो वो मेल आया, उस मेल में उन्होंने बताया है कि 4 सितंबर 2020 को हमारा यानी कोसोवो का और सर्बियंस का एक पैक्ट हुआ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेजेंस में। अब आप सोचिए कि जब तक हम लोग थे और उसके बाद भी जब वहाँ से लोगों ने समाचार दिया कि सीमाएं इस तरह से ब्लॉक कर रखी थी दोनों ने, सर्बिया ने कोसोवो से आने वालों के लिए और कोसोवो ने सर्बिया से आने वालों के लिए, कि आप समझिए परिंदा पर नहीं मार सकता। अगर गलती से कोई पहाड़ियों से छिपा के कोई अगर पहुंच जाए तो उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे ये लोग, दोनों ही लोग, वो उनका यहाँ पकड़ जाए या इनका वहाँ पकड़ जाए, इतनी ज़्यादा कसीदगी थी। ये डिवीज़न जो हुआ था यानी यूगोस्लाविया का जो विघटन हुआ 10, 12, 15 वर्षों में, जितने ये देश अलग हुए जो मैंने कल आपको बताया था, सब ये धार्मिक आधार पर बटे हुए देश थे। लेकिन कोसोवो बीच में देश था, लैंडलॉक्ड कंट्री था। तो कितना भी अच्छा, बाकी सब भी देश जो अलग हुए वो कोई बहुत वेल ऑफ नहीं हो पाए कि उन्होंने उनमें से किसी ने कोई ऐसा बहुत बड़ी इंडस्ट्री या बड़ा डेवलपमेंट नहीं किया कि उनकी आत्मनिर्भरता हो जाए, किसी पे उनकी निर्भरता कम हो जाए। कोसोवो तो वैसे भी निर्भर था इसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर, तो हमेशा उसी की तरफ डोनेशन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए देखा करता था। अमेरिका के लिए ये ज़रूरी था कि सर्बिया को यानी पुराने यूगोस्लाविया का जो बचा हुआ पार्ट है वो रूस की खेमे में था, तो रूस के खेमे से उसे कमज़ोर करना।
और जो 4 सितंबर 2020 को यानी आज से 4 दिन पहले जो समझौता हुआ है, इकोनॉमिक एग्रीमेंट बिटवीन कोसोवो एंड सर्बिया, हालांकि कोसोवो के बगल में ब्रैकेट में प्रिस्टीना लिखा हुआ है और सर्बिया के ब्रैकेट में बेलग्रेड लिखा हुआ है। तो वो जो हुआ वो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग की बात हुई। एक दूसरे के जानी दुश्मन, धार्मिक आधार पे एक दूसरे के जानी दुश्मन, और अमेरिका ने दोनों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर और दोनों को एक टेबल पे बिठाकर एक कॉमन एग्रीमेंट कराया। हालांकि जो उसके प्रोविज़न हैं उसको देख के लगता है कि ये इसमें अमेरिकन हित ज़्यादा है, दोनों देशों का हित बहुत कम है। जो एग्रीमेंट हुआ उसमें कोसोवो के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला होटी और सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुकिक, VUCIC, अलेक्जेंडर वुकिक, इन दोनों लोगों ने इस ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट को साइन किया अभी 4 दिन पहले। और ये समझौता सिर्फ 1 साल के लिए किया गया कि हम 1 साल इसको देखेंगे। अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभा के ये कहा कि साहब 1 साल आप लोग अगर इसे सही चला लेंगे तो हम फिर इकट्ठा होंगे और फिर अगले कितने सालों के लिए इसे बढ़ाया जाएगा ये हम तय कर देंगे उस समय। अब आप देखिए कि यूगोस्लाविया जो उस एक ज़माने में जिसकी अपनी अलग पहचान थी, जो एलाई कंट्री था, कम्युनिस्ट कंट्री था, रूस के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाला, और फिर धीरे धीरे टूटते 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 आज वो बिल्कुल अमेरिका के इशारे पर नाचने के लिए मजबूर हुआ। वहाँ ये बताया गया कि जो पहली उसकी शर्त है इस समझौते में, जो पहली चीज़ एग्री की है दोनों पक्षों ने, वो ये की है कि सर्बिया किसी भी देश को कोसोवो की मान्यता प्रदान न करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यानी तमाम छोटे छोटे देश जो उसको मान्यता देना चाहते हैं उसको बाध्य नहीं करेगा, तमाम से उसके जिस तरह के संबंध हैं कोई दबाव नहीं डालेगा कि आप कोसोवो को मान्यता मत दीजिए, और न ही उन पे ये दबाव डालेगा कि कोसोवो को जो मान्यता दी है आपने उसे आप वापस कर लीजिए। मैंने ये बताया था शुरू में आपको कि कुल 112 देशों ने मान्यता दी थी और धीरे धीरे पिछले 5-7 सालों में उनमें से 15 देशों ने दी गई अपनी मान्यता वापस ले ली थी। तो एक तो ये है कि आप सर्बिया किसी को दबाव नहीं डालेगा कि मान्यता मत दीजिए, और न ये दबाव डालेगा कि आपने अगर दे दी है तो उसे वापस ले लीजिए। उसके बदले में कोसोवो से ये कहा गया कि आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बनने के लिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। साल भर तक आप इसको फॉलो करेंगे। अगर साल भर तक इसको आप सही से ही फॉलो कर गए तो फिर आगे इसको देखा जाएगा। दूसरा जो बड़ा फैसला हुआ कि 90 से 99 के बीच में जो कोसोवो और सर्बिया के बीच में वॉर हुई, बीच में क्या वो वॉर इंटरनल लड़ाई जो सर्बियन फोर्सेस ने कोसोवो के लोगों पे जो अत्याचार किए, उसमें जो लोग मिसिंग हैं, जो लोग आज तक जिनका पता नहीं है, लापता हो गए हैं, उनके बारे में पता किया जाएगा और एक जॉइंट कमेटी बनेगी दोनों देशों की। वो पता करेगी कि आखिर ये कहाँ हैं, मारे गए या किसी जेल में अभी भी बंद हैं। दूसरा अगला यानी तीसरा बिंदु ये उसमें दिया हुआ है कि जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी कि सर्बिया यानी बेलग्रेड और प्रिस्टीना दोनों इस बात की संभावनाओं पर बराबर एक संयुक्त टीम बनाकर इस संभावनाओं पर विचार करेंगे कि कैसे बेलग्रेड और प्रिस्टीना के बीच में रेल यातायात शुरू किया जाए। कौन कौन से पुराने रेल यातायात के मार्ग हैं जो टूटे फूटे हैं, वार के समय टूट गए थे, उनको बनाया जाए, या कौन से नए रेल मार्ग का निर्माण किया जाए। ये दोनों लोगों की एक जॉइंट कमेटी इसको तय करेगी। अगला उन्होंने कहा कि आप मिनी शेंजन जोन, शेंजन वीज़ा एक होता है जो एक बार आप वीज़ा लगा लीजिए तो वो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ उसके जो मेंबर देश हैं उनमें अलग अलग देशों में जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों देश यानी सर्बिया और कोसोवो एक मिनी शेंजन जोन बनाएंगे ताकि इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए दोनों के लिए एक ही तरह के वीज़ा में काम चल जाएगा। और सबसे बड़ा जो जिसके लिए इसने ये सब किया अमेरिका ने, उसने कहा कि सर्बिया और कोसोवो दोनों ही अपने अपने दूतावास यरूशलेम में खोलेंगे।
यानी सर्बिया पहला यूरोपीय देश होगा जिसका दूतावास यरूशलेम में होगा, और कोसोवो पहला मुस्लिम देश होगा जिसका दूतावास यरूशलेम में खुलेगा। अब आप अंदाज़ लगा लीजिए कि एक ही तीर से कई निशाने अमेरिका ने साध दिए, और ये पहले यूरोपियन देश के दूतावास और पहले किसी मुस्लिम देश के दूतावास को एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड देश में, यरूशलेम में, उसको खोलने के लिए दोनों लोगों को राज़ी कर दिया। अगला जो सबसे बड़ा फैसला 4 सितंबर 2020 को किया कि दोनों ही देश 5G टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स अपने अपने मोबाइल टावर से हटाएंगे, यानी उतारेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही देशों में 5G के टावर्स बड़े काफ़ी पैसा लेके, और वो जिस कंपनी का नाम उसमें हुवी, HUAWEI, हुवी टेक्नोलॉजीज़ जो चाइनीज़ कंपनी है, उसके ये 5G के इक्विपमेंट्स इन्होंने टावर्स पर लगा के और अपने यहाँ 5G की सेवा शुरू की है। तो उन्होंने कहा साहब ये अनट्रस्टेड वेंडर है, ये इसको हटा दीजिए, और दोनों देश ये सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में किसी भी टेंडर में ये हुवी टेक्नोलॉजीज़ ये भाग नहीं लेगा। ये चीन की आर्थिक हितों पर बड़ी चोट की है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तो 4 तारीख की है बात, जो ये अंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों देशों के बीच में, कि वहाँ की पूरी मार्केट चाइनीज़ सामान से भरी पड़ी थी। पूरी मार्केट, हम बल्ब लेने जाते थे, हम कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाते थे, वो सब चाइनीज़ हुआ करता था। और शायद इसी का फ़ायदा उठा के वो फ़ोन भी वहाँ पे सारे चाइनीज़ थे। जितने जो ब्रांडेड फ़ोन हैं इनमें से कोई भी किसी भी शोरूम में नहीं मिलता था, सब चाइनीज़ ही मिलते थे। तो ये समझौता हो गया इन दोनों के बीच में कि दोनों ही 5G टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स अपने अपने मोबाइल टावर से हटा देंगे, और इस कंपनी को, हुवी टेक्नोलॉजीज़ को, भविष्य में किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। अगला जो उसने अपना पॉलिटिकल एजेंडा इस माध्यम से तय किया, वो कहा कि ये दोनों ही देश हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेंगे। ये अमेरिका का एजेंडा है, नोन एजेंडा है, सभी लोग जानते हैं। अगला उन्होंने कहा कि ऑर्थोडॉक्स चर्चेस और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में दोनों ही देश किसी भी कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे। कोर्ट के आदेश का किसी भी तरह से ऐसा नहीं होगा कि उसको डिफाई किया जाए। तो इस तरह से अपने हितों की साधना में, चूंकि दोनों ही देश धीरे धीरे करके, युगोस्लाविया तो बुरी तरह टूट गया, उसके जाने कितने खंड खंड हो गए सब धार्मिक ग्राउंड पे। कोसोवो लड़ा सर्बिया से, बेलग्रेड से अलग हो गया, मेनलैंड युगोस्लाविया से अलग हो गया, लेकिन अलग होने से पहले उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हम अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कैसे करेंगे। तो दोनों की हालत बुरी होती जा रही थी। कोसोवो की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी इकोनॉमिकली, और फिर वो अमेरिका के शरण में गया। वही अमेरिका जिसने सर्बिया के सेनाओं, सर्बिया के पुलिस, सर्बिया के लोगों के विरुद्ध कारपेट बॉम्बिंग की थी, उसने सर्बिया को एक टेबल पर लाकर खड़ा कर दिया। तो वो जो उस इलाके में जो वर्चस्व था अमेरिका का, वो बहुत साफ दिखता है इस 4 सितंबर 2020 के इकोनॉमिक एग्रीमेंट बिटवीन कोसोवो एंड सर्बिया। ये उसका नाम, उस डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है। उसका मेल आने के बाद मैंने इसको सर्च भी किया गूगल पे, तो ये बिल्कुल हुआ है, और गूगल पे इसका पूरा जिक्र है, इसके सारे प्राविधानों का जिक्र है। आज मैं मित्रों को, सबको ये बताना चाहता हूँ कि कोसोवो का ये अंतिम पार्ट था। इसके बाद हम यहाँ से लौटेंगे, और जिस दिन लौटेंगे उसी दिन हम ATS बनने की प्रक्रिया में थी। मैं जिस दिन लौटूंगा उसी दिन मुझे ATS में मुझे पोस्टिंग, यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ये पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्योंकि टेररिज्म का काम जब मैं कोसोवो के लिए आया था तब तक और अभी तक STF ही करती थी। लेकिन इसी बीच में अयोध्या, फैज़ाबाद और बनारस के कोर्ट्स में
बहुत बड़े ब्लास्ट हुए थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, बड़ी आतंकवादी घटनाएं 2 साल में हो गई थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS बनाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसके बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और इस बीच में जब मैं आया था मुझसे कहा गया था कि आप छोड़ दीजिए कोसोवो के इस ट्रिप को और यहाँ ATS को खड़ा करने में मदद करिए। खैर तब तक मैं अपना पूरा टर्म पूरा करके और वापस उत्तर प्रदेश पहुँच जाऊँगा और वहाँ से ATS ज्वाइन करूँगा। तो आज कोसोवो के बारे में इतना ही। हालांकि मैं जो रिएक्शंस देख रहा था कोसोवो के इस बात को बहुत ज़्यादा लोगों ने हमारे ख्याल से पसंद नहीं किया होगा, लेकिन अब ये भी आवश्यक है इस तरह से एक भारतीय कंटिंजेंट वहाँ जाके कहाँ किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे काम करके और लगभग 13-14 महीने काम करके वापस आया है। भाई ये हर जगह आवश्यक नहीं है कि हर एपिसोड में या हर समय वही बंदूक, वही गोली, वही एनकाउंटर, वही डकैती और चोरी का जिक्र हो। ये बहुत बड़ी सीख ये मेरा UN का जो डिप्यूटेशन था जो मैं गया था, ये मेरे जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। मुझे मेरी समझ जो दूसरे देशों के बारे में जो थी उसमें कई जगह करेक्शन हुए हैं और भारतीयों की स्थिति यूरोप में या कहीं और क्या है उसके बारे में भी जो मेरी गलतफहमियां थीं वो दूर हुई। हम अब बहुत इज्जत की दृष्टि से अब हम सपेरों के देश के लोग नहीं कहे जाते। अब हमको कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स की तरह देखा जाता है विदेशों में। ये इसलिए ये आवश्यक था कि मैं आपसे अपनी इन स्मृतियों को, अपनी इस यात्रा को भी साझा करूं। तो कोसोवो की यात्रा बस अब यहीं तक। कल से अगले पार्ट में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी उत्तर प्रदेश की ATS में जब मैं ज्वाइन किया मैंने उसके जो उसके काम धाम हैं उसमें जो कुछ किया गया है उसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।